छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिले हुए हैं। सुशील SC123 के नाम से आईडी बना हुआ है। ये पूछ रहे हैं सर, GMR एयरपोर्ट ब्रेकआउट पर है क्या, प्रीएम्प्टिव बाय करें क्या? जीएमआर एयरपोर्ट ब्रेकआउट दे चुका है सर 98 पे। 4 दिन से टाइट रेंज में है। 105 निकलता है तो फिर नए राउंड की तेजी आएगी। इन ऑल केसेस स्टॉप लॉस 94.65 का होना चाहिए। एक ये पूछ रहे हैं कि रिलायंस में एक गैप दिख रहा है 1430 का, ये गैप फिल करेगा या 1610 पहले आएगा? मेरे को नहीं पता सर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है तो मैं इस पे कोई भी राय नहीं दूंगा। मेरा कैश में डिलीवरी बाई है, ऊपर कॉल शॉर्ट है। तो मल्टीपल ट्रेड्स मेरे ओपन है और रोज ही कोई ना कोई ट्रेड होता है। सेबी से पंगा ना लेते हुए आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस ऑन दिस। ये देवानगारी शुगर जो ये छोटा वाला शेयर है, अंशुल भाई, इस पे क्या करें? मनीष इसको शाह जी तीन पूछ रहे हैं। साठ 360 के बाद लेना है, 417 के बाद बेच देना है। 350 के नीचे क्लोज करता है तो वॉच लिस्ट से, 344 के नीचे क्लोज करे तो वॉच लिस्ट से हटा देना है। ठीक है, ठीक है सर। संतोष सिंह जी का सवाल है यहाँ पर, अदानी ग्रीन 1075 में स्टॉप लॉस और सपोर्ट क्या है सर? मैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सर इस पे मैं कोई भी सलाह नहीं दूंगा। मेरा कॉल शॉर्ट है 1100 का, 1120 का, 1080 का। तो इस पे मैं कोई सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मैं लगभग रोज ही ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर भी ट्रेड नहीं दे पाएंगे अंशुल जी। लेकिन अंशुल जी कोई लेवल तो बता दीजिए, क्योंकि आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को बाय कराया था, तो थोड़े से वो कंफ्यूज ना हो। लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया तो रोज रोज सवाल नहीं आना चाहिए। सवाल 1447 के बाद आने चाहिए कि प्रॉफिट बुक करना है कि होल्ड करना है। ठीक है। सवाल सर JSW इंफ्रा को लेकर भी आता है, और लोग इस पर भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर इसको। एक्यूमुलेशन जोन में है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चलना है। ऑल टाइम हाई आ जाए तो बेच लेना है, और लंबा खेलना है तो 700 रुपए के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर डिप पर लेते रहें और 700 रुपये के टारगेट्स के लिए बैठे रहें। अभी 298 का लिया हुआ है जीतनाथन जी ने। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक सर, इस पर आपकी राय? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 76 तोड़ा था, 76 तोड़ा है, 84 तक जा सकता है, 8450। और 8450 निकला तो फिर ऑल टाइम हाई निकल जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं मनोज शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं टेनेको क्लीन एयर का लॉट IPO में मिला है सर, अब इसमें क्या करें? ये IPO वाला शेयर आ गया। सैटरडे वाला एपिसोड वापस देखिए। सैटरडे हमने आईपीओ बेस्ड डिस्कस किया है, आईपीओ पे क्या करना है इस पे भी मल्टीपल डिस्कशंस हुए हैं। जब तक आईपीओ बेस्ड नहीं बन रहा है मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो तो दर्शकों वो हमारे जो प्राइम मेंबर्स थे उनके लिए था, और मनोज शर्मा तो जी जो प्राइम मुझे मेंबर दिखा बन रहे के देखें। हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा था, तो उसमें हमने ये IPO बेस्ड ब्रेकआउट पर अंशुल जी ने करीब 15-20 मिनट बात की है और काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो ये इम्पॉर्टेंट सेशंस होते हैं जो कि आपको अटेंड जरूर करने चाहिए। नीरज यादव जी हैं, इनका सवाल है आइनॉक्स ग्रीन पर 275 रुपये के लिए हुए हैं सर, इसमें बने रहें या निकल जाएं? 224 के नीचे आज क्लोजिंग आ रही है। अगर ये वीकली क्लोजिंग में कन्वर्ट होती है, वीकली तो 5 दिन हो जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो 224 के नीचे अगर डेली चार्ट पे भी क्लोज आती है तो एक बार एग्जिट कर लेना है। गैप फिल करने 214, और दूसरा गैप है 185। यहां तक आ सकता है अगर 224 के नीचे टिका तो। आइडियली वीकली क्लोज देखना चाहिए, बट इस टाइप के ब्रेकडाउन 5 दिन में कई बार गहरे चले जाते हैं। तो अगर आज की क्लोजिंग भी आती है तो एक बार एग्जिट करना चाहिए। ठीक है। अपल के नाम से आईडी है बजाज फाइनेंस, इन्होंने 1030 की बाइंग है, और इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट क्या रहेगा? बजाज फाइनेंस में शॉर्ट टर्म तो कोई ट्रेड नहीं डेवलप हो रहा है। नीचे में प्रोबेबली नया वाला जो ब्रेकआउट था 960 रुपए का, उसको रिटेस्ट करने आ सकता है, बट इवेंचुअली 1200 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर DCB बैंक पर, पल माखीजा जी का नाम से आईडी बना हुआ है, इस पर क्या टारगेट रहेगा अंशुल भाई? डीसीबी बैंक
डीसीबी बैंक में अगेन वही जो ब्रेकआउट आया था 146 का, टारगेट 199 करीब का है। 4 दिन की कंसोलिडेशन से फ्राइडे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज फॉलो थ्रू मूव नहीं है। 187.50 निकलता है तो 199 आराम से आ जाएगा। ठीक है। सुबोजीत रॉय जी का सवाल है, पहले तो गुड मॉर्निंग सुबोजीत जी। मैडम फ्रांस, इन्होंने लिया हुआ, ये पूछ रहे हैं करंट प्राइस पे ले सकते हैं क्या 1 साल के लिए? ट्रेन चालू हुई है, 292 रुपए से जा रही है 600 रुपए। अब आपको कहाँ चढ़ना है कहाँ उतरना है, कहीं भी चढ़ जाए, पेशेंस रखे रहेंगे तो 600 पे उतर जाएंगे। तो अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस। महंगा खरीदेंगे तो हो सकता है कंसोलिडेशन का वेट करना पड़े, पुल बैक का वेट करना पड़े, बट इवेंचुअली 600 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। मोहन जी का सवाल है, BEL का शेयर खरीदना चाहते हैं, क्या अभी सही टाइम है या वेट करें? 6 महीने का व्यू है इनका। मैं इस शेयर को अब अगले 4-5 साल कोई भी मूव के लिए प्ले नहीं करता। धीरे धीरे नीचे 360 दिख रहा है, और 360 टूटता है तो क्लाइमेटिक मूव कंफर्म हो जाएगी, और ये भी बाइंग क्लाइमेक्स की रेस में शामिल हो जाएगा 239 के टारगेट के लिए। तो मेरा अब इंटरेस्ट स्टॉक में खत्म हो चुका है। ठीक है। पापिया दास जी का सवाल है, थायरो केयर 1580 रुपये के बाय किए हुए हैं सर, होल्ड या सेल? थायरोकेयर 1465 का ब्रेकआउट आया था, 1465 1427 की जोन में बुलिश एविडेंस पे बाई करना है। ऊपर में 17 1750 मिल सकता है, बट यहाँ पे स्प्लिट आने वाला है 28 नवंबर को। उसके बाद लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगर वहां पे नहीं संभला 1427, तो फिर डाउनसाइड खुल जाएगी करीब करीब 1112 की। तो स्प्लिट तक तो होल्ड कर ही सकते हैं अगर है तो। और फ्रेश बाइंग के लिए पहले बुलिश एविडेंस बनने दीजिए सपोर्ट जोन में। ठीक है। आलोक भार्गव जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, EPL यहाँ पर 234 रुपये के इन्होंने बाय किए हुए हैं, इनके लेवल्स कब तक आएंगे या ऊपर के लेवल कहाँ तक आ सकते हैं? बहुत मुश्किल है आना। 216 रुपए आए थे, एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए। ठीक है। अरशद जी हैं, जैगल प्रीपेड पर पूछ रहे हैं, 400 का खरीदा हुआ है, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, क्या करें सर? जैगल जैगल लगता ठीक है, लेकिन जब तक 399 निकल रहा है तब तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। 399 के बाद फिर 499 तक का टारगेट बन सकता है। जैगल पे भी इस सैटरडे हमने लंबा डिस्कशन किया था। बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन अब चूंकि नए दर्शक हैं, आई मीन हमारे दर्शकों में, तो ठीक है, सवाल ले सकते हैं इनका। महेश जी का सवाल है, GPIL गोदावरी पावर में क्या करें सर? जीपीआईएल जीपीआईएल भी सैटरडे हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकडाउन आया है 261.90 का। पहला टारगेट रहेगा 236.90, और 236.90 निकला तो फिर 205 तक कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है। ठीक है। सुनीता चौधरी जी हैं, बोल रही हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बोल रही हैं कि मैं आपका डेली शो देखती हूँ लेकिन मेंबरशिप नहीं ली है। कोई नहीं मैम, अगर आप डेली व्यूअर हैं और टाइम दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनको प्राइम प्रोडक्ट्स हमारी सर्विसेज के लेने हैं। इट्स ओके, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, आपका काम हो रहा है, तो आप रेगुलर व्यूअर बन के भी एंजॉय कर सकते हैं। अगला सवाल हमें मिला है नितिन ठाकुर जी का, ITC होटल और लेमन ट्री, इन लेवल्स पर ले सकते हैं क्या सर शॉर्ट टर्म के लिए? आईटीसी होटल और लेमन ट्री, अभी लेमन इसका होटल और लिकर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अवॉइड कीजिए। बाकी सेक्टर में कोई बदलाव नहीं है। जैसे ही कोई बुलिश एविडेंस बनना स्टार्ट होता है, नया बेस बनेगा, तो बाइंग करेंगे। लेमन ट्री हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 162 पे नहीं बुलिश एविडेंस बना है तो एक बार 144 तक आ सकता है। सेम इज विथ आईटीसी होटल, जब 240 पे एग्जिट की सलाह दी थी तब से कोई फ्रेश ट्रेड फ्रेश एंट्री नहीं बनी है। अंशुल भाई, इनका तो सीज़न आ जाता है अक्टूबर से, कहा जाता है इंडिया में कि मार्च तक का टूरिस्ट का अराइवल होता है, विदेशी टूरिस्ट का। और ऐसे में ये होटल शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग, मतलब ये मिड कैप स्मॉल कैप की प्रॉफिट बुकिंग की तर्ज पर चल रही है या इनकी स्पेशल कुछ वॉल्यूम के साथ आ रही है इसमें? कोई वॉल्यूम नहीं है सर, सेलिंग में कोई वॉल्यूम नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं, उसी की वजह से लगभग लीडिंग स्टॉक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आज भी सुबह 2 डिलीवरी कॉल दिए थे, चले नहीं, मतलब गिरे भी नहीं लेकिन चले भी नहीं। हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप सुबह टेस्टिंग पोजीशन छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करना चाहिए, अगर बिल्ड होने लगे तो फिर क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। तो आज दोनों दिए, दोनों वहीं के वहीं खड़े हैं, शांति से बैठ गए। शायद पूरा ही दिन शांति से हम काट देंगे।
ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गार्डन रीच पर पूछ रहे हैं 3,000 का लिया हुआ इन्होंने, एग्जिट करें या होल्ड करें? एग्जिट कर लेना ज्यादा बेटर है। 2873 का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट फेल ही हो रहा है, और मैंने ये बताया भी था कि ये शायद फेल हो ही जाएगा। मेरा इंटरेस्ट ब्रेकआउट प्ले करने में नहीं है। अब ब्रेकआउट फेल हो रहा है, वर्टिकल डाउन मूव खुल सकती है। गैप है 1924 2095, यहां तक नीचे आ जाए तो कोई खास सरप्राइज नहीं होगा, और बल्कि उसके नीचे भी चला जाए तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा। कुछ एक सुपर चैट्स मिली हैं मोहम्मद जुनैद साहब की है। फर्स्ट क्राई, इस पर आपका व्यू सर? फर्स्ट क्राई में जो सेटअप बन रहा था वो सेटअप नहीं सक्सेसफुल हुआ। पहले जो 23 जून की वीकली कैंडल थी उसी के अंदर पूरा काम हो रहा था। 8 सितंबर को ब्रेकआउट फेल हुआ, और उसी के लॉन्ग लिक्विडेशन में पैटर्न का लो आना था 337, जो लास्ट वीक में तोड़ के क्लोज हुआ है। तो फिलहाल तो खराब ही लग रहा है, लिक्विडेशन चल रही है। लिक्विडेशन प्रोबेबली इसको अपने ऑल टाइम लो तक ले जाने के मूड में है। एक स्विंग लो था 315, वहीं अटका है। 315 टूटा तो 286 का ऑल टाइम लो भी टेस्ट हो सकता है। सुहेल साहब हैं, इनका भी सुपर चैट पर सवाल मिला है, ये भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पर ही पूछ रहे हैं। अंशुल भाई, ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ऐड करने के लिए ही पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया तो थोड़ा नुकसान है। ये ऐड करने के लिए लेवल बिल्कुल ठीक है ना, परफेक्ट है, या अभी इसमें भी कोई रेंज है? सेम इज विथ एशियन पेंट्स। 277 के नीचे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जितना आपको मिल जाए एक्यूमुलेट करके छोड़ते रहिए। प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रेडिंग करने, मतलब इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लोग ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक ही नहीं है। तो आप फाइन डाइन में जाके बर्गर मांगेंगे तो दिक्कत है, और बर्गर किंग जाके आप फाइन डाइन मांगेंगे तो भी दिक्कत है। तो अल्टीमेटली योर चॉइस, करना क्या है। तो बटन तो आप ही को दबानी है, मैं तो आके दबाऊंगा नहीं। ठीक बात है, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर 277 के नीचे जितना मिल रहा है, अंशुल जी की रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर एक्मुलेट करते जाएं। टारगेट्स बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट कॉल है, आराम से रहें। वरिंदर जी ने सुपर चैट में चैट नहीं भेजी, बस अमाउंट भेज दिया सर। चैट भी भेज देते तो अच्छा रहता। अच्छा, दूसरी वाली चैट में उन्होंने भेजा है। पेनेशिया बायोटेक का इन्होंने 1,000 शेयर लिए हैं सर, 465 रुपये के भाव के, क्या करें? पनासिया बायोटेक, पनासिया बायोटेक में इसमें भी एक फेल्ड ब्रेकआउट है 456 पे। लॉन्ग लिक्विडेशन में 314 और 280 आ सकता है वापस से। वही चीज रिपीट करूंगा, सैटरडे वाला एपिसोड जरूर देखिए, उसमें फेल्ड ब्रेकआउट भी हमने डिस्कस किया है कि फेल्ड ब्रेकआउट के बाद कैसे लॉन्ग लिक्विडेशन आती है। अब तक आप सुनते आए हैं, सैटरडे आपने एग्जांपल्स के साथ देखा है कि कैसे वर्टिकल डाउन मूव्स आती है, क्यों आपको ब्रेकआउट के बाद स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। सारी चीजें हुई हैं, तो अगर पढ़ेंगे तो आपका ज्ञानवर्धन होगा, और इस टाइप के फील्ड ब्रेकआउट्स में आप आगे नहीं फंसेंगे। पीसीजे पर क्या करें? 17 रुपए की बाइंग है, कुणाल जी पूछ रहे हैं। पीसीजे 1054 के आसपास आ चुका है, यहां से मंथली या वीकली पे कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर बना तो फिर बाई करेंगे। लगभग पहला टारगेट 20 रुपए का रहेगा, उसके बाद नए टारगेट देखेंगे। लेकिन अगर नहीं बुलिश एविडेंस मिला तो जैसे हम लेमन ट्री में वेट एंड वॉच पे हैं, या बाकी स्टॉक्स पे वेट एंड वॉच पे बने रहेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है रोहित राज जी का, मोतीलाल ओसवाल पर क्या करें सर? शॉर्ट टर्म का व्यू आपका जानना चाहते हैं। मोतीलाल ओसवाल में अगेन उस दिन रिजल्ट खराब आए थे, या क्या आया था 29 अक्टूबर को, जब गैप डाउन के साथ लगभग 7.5% नीचे बंद हुआ था। वहां से ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ है, 893 तक नीचे आ सकता है। एक हमारे दर्शक हैं अंश साहब, ये पूछ रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग अंश जी, क्रॉस 228 के रेट के लिए हुए हैं, अभी स्पॉट प्राइस पर काफ़ी लॉस हो रहा है, क्या करें? 187 टूटने के बाद से 159 का टारगेट खुला है, तो 159 आ रहा है, और 159 टूटता है तो फिर ऑल टाइम लो 150 तक आ सकता है। एक प्रीएम्प्टिव जो आईपीओ बेस था जिसका ब्रेकआउट 5 सितंबर को आया था, वो कंप्लीटली फेल हुआ है, और उसमें जो 27 मिलियन
वॉल्यूम था उसका पूरा लिक्विडेशन अभी भी कंटिन्यू है। 159 150 की जोन तक ये लिक्विडेशन पूरा होगा। एनवायरो इंफ्रा में टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू दिलवा दीजिए, 238 की बाइंग है, एवरेज कर सकता हूं या नहीं? अंशुल भाई टेक्निकल व्यू दे दीजिए इस पर। एनवायरो इंफ्रा 243 टूटने के बाद से कंप्लीटली वीक है, और ये हम प्रोबेबली 15 दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि 243 टूटा है, 223 213 की रेंज आएगा, और अगर वो रेंज नहीं प्रोटेक्ट होती है तो गैप फिल करने 194 199 की जोन में आएगा। तो अब 213 भी टूट रहा है तो 199 194 की जोन तक आ सकता है। ठीक है। फंडामेंटली सर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की कंपनी है, काफ़ी कुछ काम करती है अलग अलग प्रदेशों में, लाइक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काम ठीक ठाक है सर। लेकिन वही है प्रॉब्लम कि अभी मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर ज़्यादातर परेशानी हो रहे, तो इसी वजह से आपको परेशानी इस समय झेलनी पड़ रही है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो 18 का पी मल्टीपल चल रहा है, 65 रुपये की बुक वैल्यू है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है वैल्यूएशन वाइज, और डिविडेंड यील्ड नहीं है, यानी डिविडेंड तो नहीं दे रही है, लेकिन मार्केट कैप करीब 3700 करोड़ रुपए है। तो आपको ये कुछ एक पॉइंट्स है जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। और रिज़ल्ट कंपनी के ठीक ही रहे थे इस क्वार्टर के, क्योंकि 213 करोड़ के मुकाबले कंपनी का 227 करोड़ का रेवेन्यू आया, नेट प्रॉफिट 36 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ आया वाई ओ वाई। तो क्यू ऑन क्यू भी रिजल्ट ठीक थे और वाई ओ वाई भी ठीक थे। लेकिन वही देखना होगा कि सर जब सेंटीमेंट ठीक नहीं होता है तो वही वाली बात है, जब एक व्यक्ति की तबीयत ठीक नहीं है तो उससे खुशी की बातें करना बेकार है। तो इसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप का ऐसा, पूरे मिड कैप स्मॉल कैप की तबीयत ख़राब है तो उन पर हंसी अभी दिखेगी नहीं आपको। तो यही प्रॉब्लम है एनवायरो इंफ्रा की। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर श्रवण सिंह जी का सुपर चैट पर। सिनोरेस फार्मा और मान इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं इन दोनों पर? कौन सा फार्मा सर? सिनोरेस, SENORES, ये 815 रुपये का है। तो सर एक चीज सर, आपने जो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए कहा एकदम 100% मैं उससे एग्री करता हूँ। एक चीज उसमें ऐड कर देता हूँ कि तबीयत खराब होने के बाद स्टॉक लगभग बिस्तर पे आ जाते हैं 7-8 साल के लिए। नया जब तक बेस नहीं बनता है तब तक नए मूव नहीं आते हैं। एक चीज याद रखिए, हर रैली में जो विनर होता है अगली 4-5 रैली तक विनर 100 में से 99 स्टॉक नहीं होते हैं। तो ये चीज याद रखिए कि आप ये सोच रहे हैं कि करेक्शन के बाद ऑल टाइम हाई जल्दी आ जाएंगे, अगली 4-5 रैली तक नहीं आते हैं। हर रैली में नए स्टॉक, नए सेक्टर, नए विनर्स आते हैं। पुराने विनर नई रैली में कभी नए विनर नहीं होते हैं। इसलिए भी आपको मिड कैप स्मॉल कैप बेच के निकलना होता है जब आपके टेलिंग स्टॉप लॉसेस या स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। लार्ज कैप नहीं है कि 30% गिरने के बाद आप बाइंग स्टार्ट कर दें और वापस से ऑल टाइम हाई मिल ही जाएगा। वो मिड कैप स्मॉल कैप के साथ कहानी नहीं है। सिनोरेस फार्मा में आ जाए तो जो ब्रेकआउट था आईपीओ बेस का 617 पे लगभग पहला रेजिस्टेंस पे आ गया है। बाकी टारगेट तो उस ब्रेकआउट का 990 हजार रुपए के आसपास है। अब फ्रेश बाइंग के लिए लेट हो चुके हैं। अगर आपके पास है तो आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 761 का बनेगा, ताकि आप अगर ब्रेकआउट खरीदें 615 में तो प्रॉफिट में 761 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और ठीक है। दूसरा स्टॉक था इनका, दूसरा दूसरा स्टॉक था मान मैन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री। मैन मैन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री 434 पे छोटा सा ब्रेकआउट बना है। ब्रेकआउट पे बहुत बेहतरीन वॉल्यूम नहीं है, प्री ब्रेकआउट जरूर इंस्टीट्यूशन कैंडल थी। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ बाइंग तभी स्टार्ट होगी जब 470 के ऊपर क्लोज होगा। और दूसरी चीज याद रखिए कि मिड कैप स्मॉल कैप का माहौल इस समय खराब है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग आउट ऑफ दिस ब्रेकआउट थोड़ी सी कम है। बाकी पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम्स में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकआउट के बाद जो वॉल्यूम नहीं बना उसका कारण भी ये जो माहौल है ये है। अंशुल भाई, एक हमारे दर्शक हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहे हैं, तरुण सागर जी। उनका सवाल किसी शेयर पर नहीं है, वो बोल रहे हैं सर यूएस मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ सकती है क्या? ऑन चार्ट्स देखकर बताना जरा, डाउ नेस्डेक कैसे दिख रहे हैं? सर यूएस मार्केट पे बड़ी गिरावट आ सकती है नहीं, इसका हमने बड़ा डिस्कशन सैटरडे वाले एपिसोड में किया ही था कि नैस्डैक अपना टारगेट कंप्लीट करके पुल बैक देने के मूड में है और डाउ जोन्स ब्रेकआउट के पास खड़ा है। इसमें से कौन जीतेगा ये आपको प्रोबेबली 2-3 हफ्ते लगेगा समय पता करने में, और जो भी जीतेगा वो दूसरे को अपने फेवर में कर लेगा। तो
इस लड़ाई के दौर में जब दो सांड लड़ रहे हो, जब बनारस में सबसे ज्यादा सांड मिलते हैं घाट पे, तो जब दो सांड लड़ रहे हो ना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कहीं घाट पे ऊंचाई पे जाके खड़े होके उस फाइट को एंजॉय करना। क्योंकि बीच में आप पड़े तो कोई भी एक जीते, पटकनी आपको जरूर मिलेगी। तो बेटर है कि थोड़ा सा कोने में रहिए, 2-3 हफ्ते देख लीजिए कौन जीत रहा है। अगर डाउ जोन जीता तो यहाँ से कम 8-9% की अपसाइड बन जाएगी यूएस मार्केट में। अगर नेस्डैक जीता, 4 से 5% का करेक्शन आएगा, और 4 से 5% का करेक्शन लार्ज कैप में 12-13% का हो जाता है, 15%, 12 से 15%। मिड कैप स्मॉल कैप में ये हो जाता है यूएस मार्केट में। कई कई स्टॉक तो 80-90% गिर जाते हैं क्योंकि वहां सर्किट नहीं होता है। और लीडिंग स्टॉक्स में भी 20% की गिरावट आती है। जो विनर्स हैं या सेटअप हो रहे हैं उनमें भी 20% की गिरावट आ जाती है। तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते समय देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और एक चीज समझिए, लार्ज कैप की तरह मिड कैप स्मॉल कैप नहीं होते। मिड कैप स्मॉल कैप में कैश इज ऑल्सो ए पोजीशन। अगर आप कैश पे नहीं बैठ सकते तब तो पैसा कमाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप में पैसा बनता है। जब मार्केट तेजी में 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर है, लंबा लिवरेज लेके भी अगर प्ले करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर रिस्क मैनेज करते हैं, तो लिवरेज भी काम आती है। और जब डाउन ट्रेंडिंग आता है तो आपको कैश पे बैठना होता है। बिल्कुल ठीक है सर। और इस पर हमने बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी की थी, और सैटरडे को आराम से कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि नैस्डैक गिर जाता है और डाउ खड़ा रहता है। उस समय डाउ एब्जॉर्व करता है सारे लॉस को, क्योंकि डाउ इज़ एन इंडिकेटर। जैसे हमारे यहाँ होता है ना सेंसेक्स और निफ्टी, तो हमारे यहाँ डाइवर्सिफाइड है शेयर्स दोनों में। मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंडेक्स गिरा तो वो पूरा एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही प्रभावित करता है। नैस्डैक अगर गिरता है तो वहाँ पे टेक शेयरों का गिरना लगभग तय माना जाता है कि आज टेक शेयर गिरे होंगे अगर नैस्डैक गिरा है। और किसी दिन अगर डाउ गिरता है तो ये माना जाता है कि अमेरिकन मार्केट ब्रॉडली गिरा है। जिस दिन दोनों गिरते हैं उस दिन यही माना जाता है कि अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन आई है। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं कि डाउ ग्रीन में खड़ा रहता है या डाउ गिरता नहीं है और नैस्डैक पूरा धराशायी हो जाता है। और ऐसे इसके रिवर्स इंसिडेंट्स भी देखे गए हैं कि टेक शेयरों में खरीदारी है तो नैस्डैक ग्रीन में बंद होता है, और डाउ ओवरऑल अमेरिकन मार्केट में बाकियों में गिरावट रहती है तो उसलिए डाउ रेड में बंद होता है। तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं सर। तो अभी जो अंशुल जी कह रहे हैं कि नैस्डैक या तो गिर सकता है 5-6%, और डाउ अगर चला तो करीब 10% तक चल सकता है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। अगला सवाल है हनुमान धनखड़ जी का। बोल रहे हैं अंशुल जी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है सर, हिंदुस्तान कॉपर पर अपना व्यू बता दीजिए। तो हिंद कॉपर में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन चार्ट पे वो वैलिडेट नहीं हो रही है। तो 360 निकलने तक तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। अगर ये गिरावट, क्योंकि डबल टॉप का ब्रेक डाउन आया है, 9 अक्टूबर वाला हाई और फिर वही हाई 11 नवंबर को बना है, बीच की नेकलाइन टूट रही है। अगर ये इसी तरीके से ब्रेक डाउन कंफर्म होता है तो 284 तक आराम से आ सकता है, और मे भी 284 के नीचे भी आ जाए, क्योंकि 2 अटेम्प्ट ब्रेकआउट के थे तो लॉन्ग्स बहुत सारे फंसे हुए होंगे। एक यश सिंह साहब हैं, ये पूछ रहे हैं HDFC बैंक 942 रुपये से बाय किया है, 2 साल का व्यू जानना चाहते हैं। अंशुल भाई इस पर क्या करें? 2 साल में तो करीब 50% रिटर्न आपको अगर मिल जाता है तो मेरे को बहुत सरप्राइज नहीं होगा। 14, 15, 1500 के आसपास निकल जाएगा। लार्ज कैप में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप या 6 महीने कंसोलिडेट कर लिया तो ब्रेकआउट पे बाई कर लीजिए। हाई से 30% गिर गया तो 2-3 महीना समय लगेगा। जैसे L&T, कोटक जल्दी चल गए, एशियन पेंट थोड़ा समय लगा के चला, ACC अभी नहीं चला है, अब चलेगा जब भी मूव आएगी। तो लार्ज कैप में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। या तो 6 महीने अगर रेंज में है तो ब्रेकआउट पे बाई कर लीजिए, या फिर 30% गिरने के बाद बाइंग स्टार्ट कर दीजिए। वहां इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी जून से कंसोलिडेशन है, स्प्लिट का भी पूरा एब्जॉर्प्शन कंप्लीट कर चुका है। जैसे ही 1016 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा, 1400 से 1500 की राह ये पकड़ लेगा। आइनॉक्स इंडिया सर 1250 रुपये की बाइंग है, इसको होल्ड करें या एवरेज? इसमें भी वही दिक्कत है सर, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चले तो ये भी अपना ब्रेकआउट नीचे मतलब ऊपर फेल कर दिया। 1260 निकले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और एक अर्निंग्स का शायद ये गैप था या पोस्ट अर्निंग गैप था, 19 नवंबर को गैप डाउन।
ये पहले गैप फिल करना बहुत जरूरी है 1200 तक, और फिर 1260 का ब्रेकआउट लेना जरूरी है। इस स्टॉक में ठीक ठाक सेकेंड आईपीओ बेस बन रहा है, लेकिन 1260 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो लेना है तो 1260 के ऊपर लीजिए, लिया हुआ है तो फिर आप स्टॉप लॉस ले लीजिए 1090 रुपए का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर पीसीजे पर, 17 रुपये की बाइंग है, इसमें क्या करना है? अंशुल भाई, पीसीजे ने भी थोड़ा परेशान कर दिया, रिजल्ट अच्छे लेकिन काउंटर का रिएक्शन उल्टा। सर हमेशा इन्वेस्टेड रहना जरूरी नहीं है ना। जब आपका एटीआर एक्सटेंशन आया था 7 जुलाई को 1965 पे, एटीआर एक्सटेंशन देख के आप निकले होते तो उसके बाद से मूविंग एवरेज कहीं अलाइन ही नहीं हुए हैं। मेजर सपोर्ट 1054 था जो टेस्ट होना था, वो हो गया। यहां से बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाई करेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। सो ऑलवेज इन्वेस्टेड। मतलब शादी थोड़ी है कि आपको मरते दम तक और 7 जन्म तक निभानी है। ये तो फ्लर्टिंग है, जब तक मिल रहा है तब तक ठीक है, आप उसके साथ रहिए। जब लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए तो अलग हो जाइए। तो जैसे ही एटीआर एक्सटेंशन कैंडल मिली, आप पहले उससे हट जाइए, उसको एब्जॉर्ब हो जाने दीजिए, वापस से मूविंग एवरेज अलाइन होने दीजिए। ये पेशेंस डेवलप करना सीखना पड़ेगा। 1054 के आसपास अगर बना लेंगे, नहीं बना नहीं लेंगे। लेमन ट्री 161 के आसपास वेट कर रहे थे ना कि बना तो लेंगे, नहीं बना, नीचे आ गया, लिक्विडेशन स्टार्ट हो गई, फिर बैठे हैं 141 के लिए। वेट एंड वॉच का अप्रोच बहुत ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में जरूरी है। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर विवेक शॉ साहब का। ये पूछ रहे हैं सर, सम्मान कैपिटल, इस पर आपकी राय? सम्मान कैपिटल हमारे टारगेट कंप्लीट किया, उसके बाद से कोई भी ट्रेड डेवलप नहीं हुआ, और 175 टूटने के बाद तो क्लियर कट लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है। 153 तक आना था जो थर्सडे आ गया है। फ्राइडे ठीक रिएक्शन था, आज का रिएक्शन वापस खराब है। अगर 153 निकला तो फिर 132.80 का टारगेट खुल जाएगा। ठीक है, जीवी के पावर में बताइए सर, गुंजन तिवारी जी पूछ रही हैं, इसमें क्या करें? जीवी के पीआईएल तो 3 रुपए का शेयर है, लेना ही नहीं है आप। हाँ सैटरडे वो वाला तो। एपिसोड देखिए, मूविंग एवरेज लगाइए 10, 20, 50 तीनों टाइम फ्रेम पे। किसी टाइम फ्रेम पे आपको एक दूसरे के ऊपर नहीं मिलेंगे, तो लेना ही क्यों है ये स्टॉक। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं, हर्षा जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर स्टरलाइट टेक में अगर मुझे कुछ रेंज में प्ले करना हो तो वो रेंज क्या होगी? स्टरलाइट टेक में प्ले नहीं करता, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स है, उसके बाद से नीचे आया है, उसके बाद से रेंज है। कम से कम 179 निकलने के बाद में प्ले करता, क्योंकि प्रीएम्प्टिव जो बाई बनी थी इसकी 116 की, वो 138 पे जाके फेल हुई, और 116 नहीं टूटना चाहिए था जो टूट गया है। अब 105 मेजर सपोर्ट है, अगर आप रेंज प्ले कर रहे हैं। क्योंकि एक भाई साहब मेरे को याद है, जिंदल वर्ल्ड में 3 बार रेंज प्ले किए, टाटा टेक में 3 बार रेंज प्ले किए, चौथी बार जब रेंज ब्रेकडाउन आया तो निकले ही नहीं। अब वो गले में घंटी बंध गई है। तो 105 के आसपास लेना है, अगर लेना ही है रेंज प्ले करना है तो 105, 126, 50 की रेंज है। लोअर एंड पे लीजिए, अपर एंड पे बेचिए। लोअर एंड से 2-3 रुपए नीचे 102 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेंज प्ले कर रहे हो, 105 126 की रेंज है, लेकिन आपको 102 का स्टॉप लॉस भी लगा कर चलना है। नहीं लगाया तो दिक्कत हो जाएगी। एक दर्शक हैं तिलकनगर इंडस्ट्रीज़ में पूछ रहे हैं, 3 महीने का चार्ट में कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है क्या? अंशुल भाई, बड़े हमारे इंटरेस्टिंग दर्शक हो गए हैं आजकल, आपकी सारी लैंग्वेज जानने लगे हैं, वो पूछते हैं वही सवाल। सर अगर इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स की कम्युनिटी बनती है तो ओवरऑल इकोसिस्टम को फायदा होता है। कप हैंडल जरूर बना है, लेकिन कप हैंडल बहुत अच्छा नहीं है। इसको आप कप हैंडल पैटर्न की जगह फ्लैग पैटर्न के तौर पे देखेंगे वीकली चार्ट पे। स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2025 पहले पोल बना, फिर फ्लैग बना मई 25 से लेके जुलाई 25 तक, फिर ब्रेकआउट आया, 3 हफ्ते चला, फिर वापस से फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है। तो जब तक 526 के ऊपर ना टिके अवॉइड करना चाहिए। 466 टूट जाए तो फिर पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा, छोड़ देना चाहिए। एक हमारी दर्शक हैं नैन्सी जी, ये पूछ रही हैं कि पहले तो गुड मॉर्निंग नैन्सी जी, ये बोल रही हैं इतना क्या हो गया, सब कुछ गिर रहा है सर। ये जो एक शेयर लिया हुआ इन्होंने कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी,
315 का लिया हुआ है, 297 आ गया है। एशियन टाइल 68 का लिया हुआ है, वो भी गिर रहा है। सर क्या करें? कैनरा रेबेको तो आईपीओ है, अभी आईपीओ बेस जब तक नहीं बन रहा है तब तक कुछ नहीं करना है। एशियन टाइल्स में 65-90 के नीचे आ गया है फिलहाल, निकल जाएं क्योंकि पोल अंडर फ्लैग पैटर्न के अपर एंड से रिजेक्शन आया है, लोअर एंड 56 आ सकता है। बाकी मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है कि आएगा, लेकिन नया बाई 70 रुपए के ऊपर ही बनेगा। तो अगर चाहें तो एशियन टाइल से एग्जिट कर लें। थोड़ा सा अगर नजरिया लंबा करके 60 रुपए का स्टॉप लॉस ले लें, तो आइडियली 60 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे पैटर्न बन रहा है तो वीकली चार्ट के हिसाब से आपके स्टॉप लॉस आने चाहिए जो 60 रुपए पे है। तो 60 का स्टॉप लॉस लगा के एशियन टाइल छोड़ कीजिए। हो सकता है 3-4-5 महीना ले ले, बट इवेंचुअली काउंटर मेरे को 92 रुपए से 100 रुपए जाते हुए दिख रहा है। प्लस थोड़ा सा इस पे आप ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। पिछले 5 क्वार्टर में ट्रिपल डिजिट ईपीएस गेन है, पिछले 3 क्वार्टर से सेल्स राइज है, मार्जिन भी 3-4% के आसपास से बढ़ के 6% हुई है। तो फंडामेंटल स्तर पे सुधर रहा है, वीकली टेक्निकल स्तर पे पैटर्न डेवलपमेंट में है। तो ले लिए हैं तो होल्ड कीजिए, जो नहीं लिए हैं वो 70 के ऊपर अलर्ट लगा के छोड़ें, जिस दिन आए उस दिन ले लें। बिल्कुल ठीक है सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स डबल हो गए हैं, 9% पर आ गए हैं, जो कि 4% हुआ करते थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सितंबर क्वार्टर में डबल से ज़्यादा हुआ है। नेट प्रॉफिट भी 3 गुना से ज़्यादा हुआ है। इंटरेस्ट कॉस्ट ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो डेट बर्डन कंपनी पे ऐसा नहीं है कि कंपनी को दिक्कत देगा। और ईपीएस बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप सर, ईपीएस ग्रोथ अच्छी खासी आई है। बस यही एक चीज़ है कि 70 पैसे की ईपीएस है इतनी ग्रोथ के बाद भी एक क्वार्टर की। तो अगर आप 4 क्वार्टर भी इतनी अच्छी ईपीएस आ जाए तो करीब करीब 3 रुपये की ईपीएस बैठेगी। 64 रुपये का शेयर है तो करीब करीब 31-32 का पी मल्टीपल हो गया। वो आपको थोड़ा सा वैल्यूएशन चेक करना होगा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से। मैंने आपको सारे ट्रिगर जो मैं बता सकता था वो बता दिए। अगली एक सवाल मिला है हमें रिंकी रीत जी का, ये भी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं। ये पूछ रही हैं सर मारुति सुजुकी पर व्यू दिलवा दीजिए, क्या राय है आपकी? मारुति सुजुकी मेरे को बहुत कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। 15,200 अगर आपके पास लॉन्ग है तो 15,240 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर वो निकला तो फिर सीधा सीधा 13,600 पे जो गैप है उसको फिल करने आएगा। फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। फ्रेश बाइंग अगर आपको करनी ही है, मतलब अगर एकदम डॉक्टर पर्ची पे लिख के दिया है कि नहीं ऑटो सेक्टर खरीदना ही है, तो हीरो मोटो देख लीजिए। 5673 के ऊपर इसने हर तरह की बेरिशनेस खत्म कर दी है, तो आराम से जा सकता है 7 से 8 हजार रुपए। स्टॉप लॉस बस आपको लेना है ब्रेकआउट कैंडल का लो। एक्चुअल स्टॉप लॉस आता है इसका 5200, बट अगर ब्रेकआउट कैंडल ही नहीं रही तो स्टॉप लॉस टारगेट कुछ भी नहीं रहेगा। तो ब्रेकआउट कैंडल का लो है 5571, 5571 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है रीना परमार जी का, ओरिएंट टेक 460 रुपये के लिए हुए हैं सर, एवरेज या होल्ड? ओरिएंट टेक का इसमें भी फ्लैग पैटर्न था लेकिन ब्रेकआउट ही नहीं आया 500 के ऊपर, और फ्लैग का लो 426 टूटा है। लिक्विडेशन स्टार्ट है, तो पोल का लो 388 तक आराम से आ सकता है। 388 नहीं बचा तो जो पूरे पैटर्न का लो है 303 वो आ जाएगा। ठीक है। डीसीडब्ल्यू में क्या करें, बिपिन जी पूछ रहे हैं। डीसीडब्ल्यू इसमें एफआईआई की 16 ठीक ठाक होल्डिंग है लेकिन स्टॉक चल ही नहीं रहा है। जब से 86 का लेवल वीकली पे टूटा है, 86 का स्विंग लो था 21 अक्टूबर को जो टूटा था जनवरी 2025 में। इसके लिक्विडेशन का टारगेट 50 रुपये 63 पैसा है, तो एक बार 50 रुपये 63 पैसा आते हुए दिख रहा है। 69 का इनका खरीदा हुआ है अंशुल भाई। तो अभी एक बार क्वांटिटी हल्की कर लें या ख़त्म ही कर लें? मेरे ख्याल से इससे आपको निकल के वॉच लिस्ट में ऐसे उंगली उठाइए, डिलीट बटन दबाइए और 1-1.5 साल इसको देखना बंद कर दीजिए। 1-1.5 साल, चलिए। अगर इस बीच में मिड कैप स्मॉल कैप चल गए अंशुल भाई तो फिर घूम तो के भी कहीं मुश्किल है ऐसा। सर, इसमें इसमें बेस बनना बहुत जरूरी है, कम से कम 7-8 महीने का। आप एक सिंगल पिलर के ऊपर अगर 4 माले की बिल्डिंग बना देंगे तो वो गिरेगी भी उतनी तेज। तो पहले चारों मतलब पूरा नींव बनना बहुत जरूरी है। ये भी हमने सैटरडे डिस्कस किया था, बिगर द बेस बिगर द मूव। जब तक बेस नहीं है खरीदने का कोई मतलब नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप।
साक्षी जी पूछ रही हैं सर, निप्पॉन इंडिया एएमसी, इसमें क्या खरीदें, इसमें क्या करें सर लॉन्ग टर्म के लिए? निप्पॉन इंडिया एएमसी, एएमसी के स्टॉक चल नहीं रहे सर, ऊपर से एचडीएफसी एएमसी में शायद स्प्लिट या बोनस कुछ आना है, तो वो जब करेक्ट स्प्लिट बोनस के बाद हमने देखा है 100 में से 80 स्टॉक करेक्ट ही होते हैं या साइडवेज चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल 6 महीने से एचडीएफसी बैंक, अगले 4-6 महीने के लिए कोटक बैंक जा सकता है। तो एचडीएफसी एएमसी अगर कंसोलिडेशन या करेक्शन में गया तो पूरा सेक्टर ही दब जाएगा, क्योंकि उसी के भरोसे बाकी स्टॉक्स में भी बाइंग आई थी। तो नाम इंडिया भी खराब लग रहा है, एचडीएफसी एएमसी कंसोलिडेशन में दिख रहा है। तो अगर लीडर कंसोलिडेट करता है तो फिर इन स्टॉक्स में करेक्शन आता है। 770 पहला सपोर्ट रहेगा नाम इंडिया का, 779, वो अगर नहीं बचा तो 706। ठीक है। एक दर्शक हैं, इनका सवाल है क्रोनॉक्स पर, इसमें क्या करें सर? किस पे सर? क्रोनॉक्स लैब का व्यू बता दीजिए, 184 की बाइंग है। मैं भी यही देख रहा हूँ क्रोनॉक्स सर। लैब साइंस लिमिटेड, हाँ, के आर 100 ओ एन के के आर आर ओ ओ एन एन ओ एन ओ एक्स एक्स हाँ। हाँ, आईपीओ वाला स्टॉक दिख रहा है सर, डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, लोअर हाई बना है और आईपीओ लो चैलेंज होगा 137 132 की जोन में, तो यहाँ तक आते हुए दिख रहा है। एक्यूटास नहीं है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं योगेश्वर जी के नाम से आईडी बना हुआ है, बहुत लंबा आईडी है। अंबुजा सीमेंट में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? अगर इन्वेस्टर है तो लेके ऑल टाइम हाई के लिए प्ले कीजिए, ट्रेडर है तो बिल्कुल मत छेड़िए, इट इज नॉट ए ट्रेडिंग काउंटर। अनिल मिश्रा जी बोल मगर रहे बाइंग हैं। बाइंग की रेंज भी है सर, बाइंग यहाँ नहीं हाँ। करनी है, बाइंग की रेंज भी है। पांच सौ ओके। उनतीस रुपए से 511 रुपए के बीच में। सैटरडे ये चार्ट लगा के भी हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में बाई करना है। ठीक है। अनिल मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर, एंथम बायोसाइंस लगातार गिर रहा है, इसमें क्या करें? होल्ड करें या एवरेज? अभी कुछ नहीं करना है सर, 701 का आईपीओ लो टूटा था, उसके बाद तो आपको लॉन्ग रहना ही नहीं है जब तक पूरा बेटम बॉटम बना के आईपीओ बेस ना बनाए, तब तक आपको इससे दूर रहना है। जब आईपीओ बेस बनेगा तब जरूर स्टॉक को बाई करके थोड़ा सा लंबा प्ले करना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। ओसवाल पंप के भी आईपीओ वाले शेयर पड़े हुए हैं भावना प्रधान जी पर, प्रधानानी जी पर। ये बोल रहे हैं कि इसमें क्या करें सर? में वही करना चाहिए सर, आपको तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपको लाइफ साइकिल ऑफ ए ट्रेड बुक लेके पढ़ लेनी चाहिए कि आईपीओ के स्टॉक बहुत लंबे होल्ड नहीं किए जाते हैं। 790 टूटने के बाद से हम डिस्कस कर रहे हैं, 614 आएगा। आज फ्राइडे 614 आया था और आज उसको तोड़ भी दिया है, तो अब ऑल टाइम लो पे है, मैक्स कर देंगे तो दिखेगा ऑल टाइम लो पे। लेफ्ट साइड में कोई भी सपोर्ट नहीं है, जब भी सेलिंग रुकनी होगी रुकेगी तो अपने आप में एविडेंस बनेगा। बाकी लेफ्ट साइड में कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं बता दूं कि यहाँ रुक सकती है वहां रुक सकती है। एक्सटेंशन अगर ड्रॉ करें फर्स्ट एबीसी का तो टारगेट 410 रुपए निकल के आता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मनीष सिंह जी, ये बोल रहे हैं चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में बता दीजिए सर, 513 के लिए हुए हैं। अंशुल भाई, मैं चंबल फर्टिलाइज़र के साथ साथ मैं फर्टिलाइज़र शेयरों पर ही व्यू लेना चाहूँगा। मैंने उनसे भी लिया था व्यू, सनी भाई से। एक्चुअली जीडीपी का डेटा आ रहा है Q2 का 28 नवंबर को, यानी कि शुक्रवार को, और इस बार मानसून तो सभी को पता है अच्छा रहा है, तो एग्रोकेमिकल या फर्टिलाइज़र में कुछ मूव बन सकता है क्या? अभी तो काफ़ी पिटे हुए शेयर चल रहे हैं सारे। सर देखिए, अगेन चंबल फर्टिलाइजर आपके लिए बेस्ट एग्जांपल हो सकता है पढ़ने के लिए। 11 फील्ड अटेम्प्ट के बाद 540 पे ब्रेकआउट आया था फरवरी 25 में, मई 25 में ऑल टाइम हाई बना था, और इसका ब्रेकडाउन 644 रुपए का जब आया था मई 2025 में, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 644 का ब्रेकडाउन आ चुका है, तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए ब्रेकआउट वाले। नीचे में स्विंग लो 452 तक आ सकता है, 450 के आसपास आ गया है। केवल और केवल चंबल और दीपक फर्टिलाइजर ही वो वजह थी जहां पे मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, एनएफएल फुल पोटेंशियल परफॉर्म नहीं कर पाए। फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद फिर साइडवेज चले गए। तो अगर मूव आएगी भी आगे तो चंबल में तो नहीं आएगी, आएगी भी तो एनएफएल, आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइजर में आएगी। अच्छा, इनमें कहाँ तक आएगी अंशुल भाई? सब 20-30% चलेंगे, लेकिन जब तक सेटअप कंप्लीट ना हो तब तक बाई नहीं करना है, क्योंकि एनएफएल 88 के नीचे चल रहा है तो बिल्कुल ही खराब है। 101 रुपए के ऊपर एनएफएल निकलेगा तब बाई बनेगा।
तो वो मद्रास तो बीस फर्टिलाइजर परसेंट तो में ऐसी होगी अंशुल भाई, 88 से 101 आएगा तो 15-20% ब्रेकआउट के तो। बाद 30%, ब्रेकआउट के बाद 20% की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा यहां से अच्छा। 20% नहीं, ब्रेकआउट के बाद। ओ। और सेम इज विथ मद्रास फर्टिलाइजर, ये जब तक 85 के नीचे है बाइंग नहीं बनती, बल्कि आइडियली 88 के ऊपर बाइंग बनेगी, तब आपको 20% मिलेगा। और आरसीएफ में आपको 161-50 के ऊपर ब्रेकआउट प्ले करना है, तब आपको लगभग 200 का टारगेट मिलेगा। तो नेवर बाई ऑन डिप्स, मिड कैप स्मॉल कैप, बाई ऑन ब्रेकआउट। ठीक है। तो अभी कोई भी तेजी में ज़्यादा प्रलोभन में नहीं आना है। एक लगे हाथ तो रैलिस इंडिया भी देख लो अंशुल भाई, इसमें कुछ है उम्मीद, क्योंकि अक्सर जीडीपी डेटा के आसपास चलता है शेयर। रैलिस इंडिया में सर अगेन बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 309 पे, नीचे आया 195, फिर ऑल टाइम हाई स्वीप किया है, वापस आया और स्वीप किया, और फिर दोबारा बाइंग क्लाइमेक्स वही 343 के आसपास हुआ, जिसका अभी फिलहाल पहला टारगेट 238 है। तो 238 के अराउंड अगर कोई अच्छी न्यूज आई, बाउंस बैक कर सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को नहीं समझ में आ रहा है स्टॉक। ठीक है। नीलेश दोषी जी कह रहे हैं अंशुल जी आज मूड में नहीं है। सर कैसा मूड नहीं नहीं सर, चाहते हो? एकदम मूड में है, मेरे को सर्दी हो रखी है बहुत तेज। अच्छा चलिए। आशु जी हैं, वो बोल रहे हैं ग्रेट शो अंशुल जी, प्रियंटिव बाय का आरबीए जो बर्गर किंग के नाम से है, 80 रुपये में जुलाई मंथ में लिया था, अभी कोई फ्रेश व्यू दे दीजिए, मैं 6 महीने और रख सकता हूँ। इसमें प्रीएम्प्टिव बाई बना था 80 रुपए का 18 सितंबर को, उसी दिन 8-9% रिटर्न दिया, और 4 दिन बाद उसका लो जब 79 समथिंग था, 80.06 वो टूटा, उसके बाद से सेटअप खत्म हो चुका है। अभी ऑल टाइम लो टेस्ट करने जा रहा है 59-60 की जोन में। वहां से कोई रिवर्सल बना तो बाई करेंगे, नहीं बना मतलब बाई तो नहीं करेंगे, बाई तो 8650 के ऊपर ही करेंगे। नया बेस कुछ बनने लगा तो ये 8650 का पिवट नीचे की तरफ रिवाइज होगा। तो फिलहाल का पिवट 8650 पे है, उसके नीचे तो कोई भी बाई नहीं करना है। ठीक है। सागर सीमेंट, ये है सुमन जी का सवाल है, 249 रुपये के लिए हुए सर, इस पर आपकी राय? सागर सीमेंट आप एक्यूमुलेशन या तो 200 के आसपास कीजिए, या फिलहाल 260 निकलने का वेट कीजिए, तब कीजिएगा। और ले चुके हैं तो शांति से छोड़ दीजिए 2-3 साल के लिए। आदित्य राजपूत जी हैं, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर पूछ रहे हैं सर, 1000 का लिया हुआ है, क्या करें इस पर? 940-950 बाइंग रेंज है, उस रेंज में अगर बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करेंगे 1090 के लिए। पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन माहौल खराब हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। 940 के पास क्लियर एविडेंस मिला तो फिर लॉन्ग करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हरि प्रसाद जी, ये पूछ रहे हैं सर, 444 के केपीआई एनर्जी लिए हुए हैं, 391 चल रहा है केपीईएल, इसमें क्या करें सर? केपीएल में एक ट्रेडिंग ब्रेकआउट 439 पे फेल हुआ है, 2 दिन अच्छी मूव दिया, तीसरे दिन फेल किया। उस दिन 437 पे क्लोजिंग थी, वहां से आपको एग्जिट करना था। पैटर्न का लो 378 आते हुए दिख रहा है, और ये गिरावट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बेहतरीन मौका होगा टू एक्यूमुलेट फॉर एटलीस्ट 1000 टू 1200 टारगेट। एक नीचे गैप छूटा है 349 के आसपास, मे बी उस गैप को फिल करने नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर ये गैप छूटता है तो अप ट्रेंड पे हमेशा डाउट रहेगा। तो बेटर है कि पहले ये गैप फिल कर ले, ताकि सेक्युलर बुल रन में आने में इसको कोई दिक्कत ना हो। इसी बीच एम फिन नया ऑल टाइम हाई। देखिए ज्योति शर्मा जी बोल भी रही हैं, मैडम फाइनेंस ज़बरदस्त मूव इस काउंटर पर चल रहा है। अंशुल भाई कहाँ जा रहा है ये शेयर? ये जा रहा है 600 रुपये। अच्छा, तो इसी को बाय कर लें लोग, कोई स्टॉप करके लॉस लगा रखने कर? चाहिए। फिर वही है ना, महंगा खरीद के फिर अगर पुल बैक आएगा तो सबको डर लगने लगेगा। एलटीएफ में आपने इतना बड़ा पैटर्न देखा, इतनी बड़ी मूव देखी, उसके बाद अगर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे डाउट आ रहा है, तो फिर आपको नॉलेज गेन करने की जरूरत है। क्योंकि एलटीएफ में कितना क्लीन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट था, श्रीराम फाइनेंस में कितना क्लीन स्ट्रक्चर ब्रेकआउट था, सेम ही सेक्टर से एम फिर निकल रहा है। तो डाउट करने की कोई वजह मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए। केवल 4% ऑफ द पोर्टफोलियो आपको 316 पे रिस्क कर लेना चाहिए था, जाता तो 4% जाता, आता तो 40% आता।
ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन, टाटा पावर में पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो भी नहीं चल रहा, 460 रुपये के लिए हुए हैं, स्ट्राइकर्स के नाम से आईडी है। अंशुल भाई, आज एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने एक भूटान में प्रोजेक्ट्स पर करार किया है, जेवी किया है, जिसकी वजह से काउंटर में इनिशियल मूव हल्का सा लगा था कि मिलेगा, लेकिन मिला नहीं और ये काउंटर गिर गया। देखिए, लॉन्ग जेस्टेशन वाले ये प्रोजेक्ट होते हैं, 5-5, 6-6 साल में कंप्लीट होते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ पर डेफिनेटली सेंटीमेंट पॉजिटिव हो पाता है, लेकिन ऐसा कुछ शेयर नहीं चलता है। या तो कोई बहुत बड़ी कंपनी से या बहुत बड़े कोई इंटरनेशनल क्लाइंट से मिला हो, भूटान से मिलते रहते हैं सर ऑर्डर, इसलिए आज ये काउंटर पर रिएक्शन ऐसा तेज मिला नहीं। लेकिन अंशुल भाई, कोई चार्ट पर आपको लेवल दिख रहे हो तो? सर 414 के नीचे जब तक है तब तक तो कोई मूव आती नहीं दिख रही है। कोई भी मूव आनी है तो 414 के ऊपर ही आएगी। तो उसको तोड़ने में आप अपना योगदान ना दें, क्योंकि आपके 1500 शेयर से वो नहीं टूटेगा। इंस्टीट्यूशन ही तोड़ पाएंगे। जब तोड़ लें तब आप आगे बाई कर लीजिएगा। 414-35 के ऊपर 447 और ऑल टाइम हाई दोनों मिल जाएगा।